मित्रों नमस्कार। ये इंडियन एक्सप्रेस की इस एडिटोरियल एनालिसिस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और ये एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो हमारे विकास से संबंध है, ये हमारे आदरणीय पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखा गया है। आइए इसको समझते हैं। वॉचिंग द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, आई वॉज स्ट्रक बाई द टैगलाइन। एक टैगलाइन चल रही थी, एक एडवर्टीजमेंट चल रहा था मैच के दौरान बाई ये लीडिंग सीमेंट कंपनी। एक लीडिंग सीमेंट कंपनी थी और उसके द्वारा एक एडवर्टीजमेंट चलाया जा रहा था, एज इंडिया बिल्ड्स इंडिया ग्रोज। कि भारत चीज़ें बनाता भी नहीं है, इसको बढ़ाता भी है, और जैसे जैसे चीज़ें बनेंगी तो बढ़ेंगी। हम इट मीन्स जो है विकास की दिशा में हम अग्रसर होंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, निश्चित रूप से ये सही है और एक देशवासी के रूप में हम सब यही सोचते हैं। वी मस्ट बिल्ड, हमें निश्चित रूप से बनाना चाहिए, एंड वी मस्ट नो हाउ टू बिल्ड। लेकिन वी शुड आल्सो नो हाउ द थिंग्स आर बिल्ट, कि हमें ये भी जानना चाहिए कि चीज़ें कैसी बनाई जाती हैं। पब्लिक गुड्स such as roads, bridges, railways, airport, buildings for school, colleges, hospitals and offices for growth। हम जो मूलभूत हमारा ढांचा है जिस पर हमारा विकास टिका हुआ है वो हमारे रोड हैं, ब्रिज हैं, रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट, बिल्डिंग्स फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस। ये सारी चीज़ें विकास के लिए उत्तरदायी हैं और बिना इसके हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक देश विकास नहीं कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट बिल्डर। ये कहते हैं कि इनके अनुसार जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट बिल्डर। निश्चित रूप से वो थे, वो हमारे पहले जो है प्रधानमंत्री थे। एंड जस्ट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ही had to face a lots of problem on different front, and even minute things had not been built in our nation that time, and we were lacking in every areas। ये वो हमारी कंडीशन थी जो बिल्कुल हम अभी विकास के पायदान पर चलना था हमको, और चलना हम शुरू कर रहे थे। ये उस दौरान की बात है। जवाहरलाल नेहरू वॉज ए ग्रेट बिल्डर। द क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू, जो क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, आप नेहरू हेटर्स जो हमारे नेहरू जी को हेट करते हैं, उनकी विचारधारा से तारतम्य नहीं रखते हैं, इज़ नॉट वर्थ आ टूपेंस। टूपेंस मीन्स होता है जस्ट लाइक वी शे इन आवर डेली लाइफ दैट आई डोंट केयर यू इवन वर्थ अ पेनी। मतलब हम जो है आपको एक सिक्के के एक छोटा सा जो हिस्सा होता है उसके बराबर भी आपको नहीं समझते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि द क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू हेटर्स इज़ नॉट वर्थ दैन अ पेनी। उनकी जो हेट है या जो विरोध करते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, एंड देयर हेट आर जस्ट नेग्लेजिबल। इन 1947 द पॉपुलेशन वॉज 340 मिलियन। जो पॉपुलेशन थी लगभग 34 करोड़ थी, एंड ग्रोइंग, और बढ़ रही थी। एंड द लिटरेसी रेट, लिटरेसी मीन साक्षरता, रेट माने दर, जस्ट 12%। वो 12% साक्षरता दर थी अंडर नेहरूज 17 ईयर स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप मीन्स होता है जैसे कि किसी चीज़ का मालिक। जवाहरलाल नेहरू जी के 17 साल के जो वो देश के मालिक थे, उस दौरान ही बिल्ट, उन्होंने बनाया स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उन्होंने ही आल्सो बिल्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, एंड ऑन दोज इंस्टीट्यूशंस वी स्टिल have proud of, and we still take pride in that, and he was the main driver। और वो उसके क्या थे, मुख्य ड्राइविंग सीट पर वही थे। आप इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोजेक्ट्स लाइक IIT, IIM, स्टील प्लांट्स, IOC, ONGC, NLC, हाल, भेल, इसरो, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली एंड काउंटलेस अदर्स। ये बता रहे हैं कि जो भारत की, और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारत की आधुनिक जिन संस्थाओं पर आज हम गर्व करते हैं वो संस्थाएं वर मेड बाई जवाहरलाल नेहरू, एंड असंख्य ऐसी संस्थाएं हैं जिनको बनाया गया, काउंटलेस अदर्स। द टाइम वॉज द नेसेंट ईयर्स। नेसेंट मीन्स होता है शैशवा अवस्था। ये बहुत
अर्ली स्टेज था हमारे विकास का, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट, और जो संदर्भ था was a country sparse on education, और स्पार्स ऑन एजुकेशन हमारा जो एक एजुकेशन पर जो एजुकेशन जो हमारा था वो बहुत बिखरा बिखरा था। चीज़ें बहुत बिखरी थी, हमारे स्कूल कॉलेज और ये सब चीज़ें थी नहीं। स्पार्स मीन्स बिखर जाना। टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, तकनीकी और जो है ये टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी होती है, नई विधा होती है। स्किल मीन्स होता है नया गुण होता है, जो नई नई चीज़ें हम सीखते हैं समझते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं उस समय। व्हाट नेहरू बिल्ट, और नेहरू ने क्या बनाया, सर्वाइव्स, वह चीज़ें आज भी, दोज थिंग्स इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल वेरी रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, दोज रेपुटेशन हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड। सारे विश्व में संस्थाएं जानी जाती हैं, इनका एक अलग स्टेटस है हमारे देश में। एंड टू दिस डे, आज के दिन तक भी, बिकॉज ऑल्दो इंडिया वॉज सॉल्ट ऑन मेनी थिंग्स, भारत में बहुत सारी चीज़ें नहीं थीं। इट वॉज अबंडेंट इन पीपल, और क्या थी, इट वॉज अबंडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में, बहुत ग्रेट इन नंबर्स। लोग क्या थे, ग्रेट इन नंबर्स। अबंडेंट इन पीपल विद इंटेग्रिटी, लोगों के अंदर क्या था, इंटेग्रिटी थी, एक देश की एक जुड़ाव था, अखंडता थी। नेटिव इंटेलिजेंस, और उनकी देशज बुद्धि जो होती है, देशज विधा है, ये उनके पास थी। एंड डेडिकेशन, और देश के प्रति लगाव था। आज के जैसे जिस तरीके से करप्शन और चीज़ें आई हैं, ये उस समय नहीं थी, क्योंकि वो हमारी आज़ादी की पहली पीढ़ी थी, और पहली पीढ़ी आई थी और अंतिम पीढ़ी अंतिम सांस ले रही थी, तो दोनों का एक संगम था। तो उस समय चीज़ें इतनी खराब स्थिति में नहीं थी जैसा सार्वजनिक जीवन में आज हो रहा है, ये वो चीज़ें नहीं थी उस समय। इन द सेकेंड सेंचुरी CE, और ये बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सेकेंड सेंचुरी CE, दूसरी शताब्दी में, Karikal was a king of Chol dynasty, and he also built for the first time in India's history a canal. A canal system was developed in Chola kingdom, and Grand Anicut, the name of the canal was Grand Anicut, and this canal is still prevalent and it is still operational in the on the river Kaveri. सो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार करिकाल ने एक नींव रखी थी, किस चीज़ की नींव रखी थी, एक नहर की नींव रखी थी, और वो अब भी क्या है, फंक्शनल है। वॉज बिल्ड बाई चोला किंग, बिल्ट द कलानी, जिसको ये कलानी उस भाषा में कहते हैं, तमिल भाषा में, और ग्रैंड एनीकट, ये ग्रैंड एनीकट आप गूगल कर सकते हैं, ये नहर आज भी पाई जाती है ऑन द कावेरी रिवर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरीगेशन डैम इन द वर्ल्ड, और हम भारत की बात कर रहे हैं, ये भारत की नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज़ द ओल्डेस्ट इरीगेशन डैम एंड सिस्टम फाउंड इन इंडिया एंड इज बिल्ट फ्रॉम अनह्यून इंटरलॉकिंग स्टोन्स। ये जो पत्थर थे उसके द्वारा बनाया गया था, इंटरलॉकिंग करने वाले जो पत्थर थे उसके द्वारा बनाया गया था, विदाउट एनी बाइंडिंग मटेरियल। और कि ये पत्थर को पत्थर से मिला के एक टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा ये बनाया गया था। लाइक मोटार, जैसे मोटार मीन्स गारा होता है, एंड इज़ इन यूज़ टुडे एंड स्टिल इट्स इन यूज़ फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में और इरिगेशन में आज भी इसका उपयोग किया जाता है। द ताजमहल, एंड इन द सेम वे द ताजमहल वॉज कम्प्लीटेड इन 1653। द बिल्डिंग मटीरियल्स पर रेड सैंडस्टोन, और ताजमहल जो है लाल पत्थर से बनाया गया था। मार्बल, जो उसमें सफ़ेद मार्बल लगा था। ब्रिक इन लाइम मोटार, और जो गारा जो था, और जो ईंटा और गारा जो था उससे बनाया गया था। एंड बेल फाउंडेशंस टू इंश्योर स्टेबिलिटी, और ये सब क्या करते थे, ये इसके स्टेबिलिटी को इंश्योर करते थे। फाउंडेशन मीन नींव,
साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक, और इसी भी प्रकार से साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक जो दिल्ली की एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है और जो निश्चित रूप से विश्व के किसी भी बिल्डिंग की तुलना में कतई कम नहीं है। द सीट, ये उसी समय से बनाई गई थी, उसी दौरान की बिल्डिंगें हैं। द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज कम्प्लीटेड। अब ये कह रहे हैं द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सरकार की सीट है और जो बिल्डिंग है जहाँ अभी तक जो संसद चलती थी, वर completed in 1931 when Lord Irwin was there. They are magnificent and solid buildings. और वह magnificent means शानदार हैं और solid ठोस हैं बिल्डिंग। इंडिया हैज़ a 2000 year tradition of constructing iconic structure. इंडिया के पास एक परंपरा रही है, ट्रेडिशन परंपरा ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, बनाने की परंपरा रही है। आइकॉनिक मीन्स जिसका कोई मैच नहीं है, आइकॉनिक दुर्लभ स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं इन द पास्ट। इंडिया कंटिन्यूज टू बिल्ड एवरी डे, इंडिया कंटिन्यूज टू बिल्ड एवरी डे, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। आज क्या है, भारत में भी कुछ ना कुछ रोज़ बन रहा है, आज भी निरंतर बन रहा है, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। लेकिन यहाँ एक मोड़ आ गया है। एवरी सिटीज़न नोज, हर यात्री आदमी भारत का निवासी जानता है, द डिफरेंस इन द क्वालिटी एंड इंड्योरेंस। डिफरेंस इन द क्वालिटी मीन्स व्हाट आर द डिग्रेडेशंस दैट हैव कम विथ टाइम। ये कह रहे हैं कि जो है निर्माण तो चालू है, लेकिन इन द क्वालिटी, लेकिन गुणवत्ता में और ड्यूरेबिलिटी में। इंड्योरेंस मीन्स ड्यूरेबिलिटी, हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू सर्वाइव, ये उसकी बात कर रहे हैं। बिटवीन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट और पब्लिक कंस्ट्रक्शन के बीच कितनी सारी कमियां आ गई हैं, कितनी सारी अच्छाई और बुराई आ गई है, ये उसकी बात कर रहे हैं। एंड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स आर एंगेज्ड, जो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो एंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं फॉर बोथ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, दोनों प्रकार के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। लाइक बट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट, लेकिन उनका व्यवहार बदल गया है। द पर्पस इज़ आल्सो डिफरेंट, और उनका उद्देश्य भी अलग है। इन दिस ऐसे, और इस लेख में ये बताते हैं प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंस्ट्रक्शन। आई एम कंसर्न, मुझे चिंता हो रही है, कंसर्न मीन्स चिंतित, विद पब्लिक कंस्ट्रक्शन यूजिंग पब्लिक मनी, कि जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है, सार्वजनिक निर्माण है, उसमें सार्वजनिक धन का उपयोग होता है। एंड दैट मनी कम्स फ्रॉम अस, और वो हम लोगों से पैसा आता है, टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, तब सार्वजनिक निर्माण होता है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस वैरी, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है व्यक्तिगत निर्माण है, सार्वजनिक कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, वैरी मीन्स वो भिन्न है, इन क्वालिटी, गुणवत्ता में, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ आर्किटेक्ट। और किस चीज़ में, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ आर्किटेक्ट, जो निर्माण करता है, जो आर्किटेक्ट है, जो किसी भवन, किसी परियोजना का जो खाका बनाता है, ये उसके चॉइस पे डिपेंड करता है, जो और अदर कंपनियां बनाती हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्टर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, और कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंड है, और अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्धता, फंड की उपलब्धता पर है। पब्लिक कंस्ट्रक्शन स्पेशली ऑन नेशनली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट हैं, डू नॉट सफ़र फ्रॉम कंस्ट्रेंट ऑफ लैंड और मनी। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, सरकार का प्रयास होना चाहिए कि ये कभी पैसे की तंगी से, डू नॉट सफ़र, कि इनको सफ़र न करना पड़े, परेशान न होना पड़े, फ्रॉम कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीन्स तंगी, ऑफ लैंड और मनी, ज़मीन और पैसे की तंगी इनको ना हो। बट व्हाट डू वी सी हैपनिंग, लेकिन हम क्या देखते हैं, क्या घटित हो रहा है। हाईवेज एंड न्यू रोड्स केव इन, केव इन ये एक फ्रेज है, लाइक धंस जाना, केव इन मीन्स होता है धंस जाना। व्हाट डू वी सी नाउ ए डेज दैन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, we are just witnessing the collapses of bridges and roads, hospitals, buildings, even buildings which are being constructed in mid of these structures are being collapsed. हम ये देख रहे हैं कि विगत 1-2 महीने में, 6 महीने में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, ब्रिज ऐसे जो सार्वजनिक निर्माण के थे, वो बनाने के दौरान ही धंस गए। सीवर लाइन्स बस्ट,
फ्लडिंग द रोड। सीवर लाइंस क्या हो रही है, बस्ट मीन्स फट जा रही है, फ्लडिंग द रोड और पूरी तरह जल भराव हो जा रहा है। ऑन अशोका रोड, ये एक द राइटर साइट्स एन एग्जाम्पल लाइक ऑन अशोका रोड, अशोका रोड दिल्ली की बात कर रहे हैं। अ सीवर लाइन बस्ट एंड द रोड केव्ड इन, सीवर लाइन बस्ट हो गई और वो धंस गई। फॉर द थर्ड टाइम इन द 18 मंथ, 18 महीने में तीसरी बार वो धंस गई। कार्स एंड बसेस फॉल इनटू लार्ज डिप्रेशंस, डिप्रेशंस मीन्स होता है ज़मीन धंस जाती है तो वो गड्ढा बन जाता है। कार्स और बसेस, नंबर्स ऑफ कार्स एंड बसेस पर फेल इनटू दैट depression. Like on the road in Gwalior, 15 days after rupees 18 crore road was open to the public, it caved in. और 18 करोड़ से बनी एक जो इमारत थी, वो रोड थी ग्वालियर में, वो क्या हो गई, पब्लिक के लिए जैसे ही ओपन हुई वो धंस गई। इट आल्सो केव्ड इन, केव्ड इन ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप ज़रूर नोट कीजिए, इसका मतलब है धंस जाना। इन मोरबी गुजरात, आपने देखा कि गुजरात में 141 पीपल वर किल्ड, 141 लोग मारे गए। व्हेन अ ब्रिज कोलैप्स्ड, एक ब्रिज जो है कोलैप्स कर गया। 4 days आफ्टर इट वॉज ऑस्टेंसिबली रिपेयर्ड, ऑस्टेंसिबली मीन्स होता है खुलेआम, जिसकी खुलेआम रिपेयर्ड, खुलेआम बहुत दिखा के बढ़ा चढ़ा के इसकी रिपेयरिंग करवाई गई। एंड री ओपन टू पब्लिक, और पब्लिक के लिए ओपन किया गया, वो ढह गया, 4 ही दिन में ढह गया। इट वॉज फाउंड दैट एन अनक्वालिफाइड कंपनी हैड रिपेयर्ड, ये पाया गया, जांच में पाया गया अनक्वालिफाइड मतलब जो योग्य नहीं थी कंपनी, हैड रिपेयर्ड, उसने रिपेयर किया था। एंड रिस्टोर्ड द ब्रिज, और ब्रिज को तैयार किया था यूजिंग सबस्टैंडर्ड मटेरियल। सबस्टैंडर्ड मीन्स होता है कि दूसरे स्तर की निर्माण सामग्री, लाइक घटिया निर्माण सामग्री। सबस्टैंडर्ड गुड्स भी हम अक्सर इसको न्यूज़पेपर्स में या समाचार पत्रों में इसको पढ़ते हैं। सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स जो मतलब नॉट अप टू द मार्क। इन बिहार नो वन इज सरप्राइज्ड व्हेन ब्रिजेस कोलैप्स, अब ये कह रहे हैं कि बिहार में तो ये भी नहीं पता है कि व्हेन ब्रिजेस आर गोइंग टू बी कोलैप्स्ड शॉर्टली आफ्टर आर इवन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, या तो कंस्ट्रक्शन के बाद में या कंस्ट्रक्शन के दौरान ही। वन ब्रिज फेल 3 times, एक ब्रिज 3 बार गिरा इन जून। द पीपल ऑफ ऐशबाग भोपाल, भोपाल के जो में ऐशबाग इलाका है वहाँ के लोग डिस्कवर्ड टू देयर हॉरर, उन्होंने अपने हॉरर को जो है साझा किया। दैट अ 648 मीटर ब्रिज दैट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड आफ्टर 7 years ऑफ बिकरिंग। बिकरिंग मीन्स होता है बहुत बहस के बाद, बहुत ज़्यादा हॉट टॉक के बाद। उस 7 साल के हॉट टॉक के बाद वो क्या हुआ, बनाया गया। बिटवीन द रेलवे एंड PWD हैड अ 90-degree turn and they were not at good relationship, and after long debate it was just constructed. There are many reasons for such colossal waste. Colossal waste means colossal means होता है विशाल, waste means बर्बादी of time and money. The first reason is total lack of accountability. Lack of accountability we see everywhere all around us, that people are just witnessing the corruption everywhere in our country. We are just watching all these things being taken place. We mere being a spectator, we are not doing anything in order to prevent those things, because those high and mighty people are there in all activities, so we cannot do anything. We just can report it and bring it in the eye of government, but the government is not interested, their officials are not interested, their politicians are not interested in order to take any action against those people who are responsible for all these bad things. Accountability should be fixed to our officials, to our politicians, but we cannot do anything because we don't have such infrastructure, we don't have such tradition of being a responsible citizen. So हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग चीज़ों को प्रकाश में ला सकते हैं, लेकिन हमारे नेता, हमारा सिस्टम इस प्रकार का
नहीं है। द प्रिवेलिंग रूल सीम्स टू बी दैट सिंस मेनी पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजास्टर्स प्रोजेक्ट, और द प्रिवेलिंग मीन्स वर्तमान का, रूल माने नियम है, सीम्स माने प्रतीत होता है, टू बी दैट सिंस मेनी पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे हितधारक उससे जुड़े हुए होते हैं, इवेंचुअली नो पर्सन इज हेल्ड अकाउंटेबल, एंड इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट, अंत में नो पर्सन इज हेल्ड अकाउंटेबल। आप ये देखते होंगे पुराने हमारे जो है कहावतों में प्रचलित था भानुमति का जो है पिटारा, तो उसी के समान क्या है इसमें कि बहुत सारे लोग अगर किसी चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल हैं तो इसका मतलब अंत में एट लास्ट नो बडी इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस हैपनिंग्स। इन द सेम वे इन इंडिया सच थिंग्स हैपन ऑन लार्ज स्केल। हमारे भारत में यही है कि बहुत सारी लोग किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और एट लास्ट किसी भी आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती है। अनदर रीज़न इज़ द प्रोसेस, ये अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रुप इम्यूनिटी, अ लॉन्ग हिस्ट्री, हमारे यहाँ एक लंबा इतिहास रहा है। सामूहिक इम्यूनिटी मीन्स होता है फ्री कर देना, बचा देना, हैज़ मेटामार्फोस्ड, मेटामार्फोस्ड मीन्स जो है बदल जाना, इम्यूनिटी हैज़ मेटामार्फोस्ड इनटू ग्रुप इम्प्यूनिटी। अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार होता है तो उसको मेटामार्फोस्ड मीन्स होता है बदल जाना, तो किस में बदल दिया जाता है, सामूहिक क्षमा में उसको बदल दिया जाता है। इम्प्यूनिटी मीन्स दंड मुक्त कर दिया जाता है उनको समूह में डाल के, कि बहुत सारे, क्योंकि एक आदमी को दंड देना आसान है लेकिन अगर a group is involved in any case then the possibility of being scot free is becomes more. Another reason is the process, और दूसरा रीज़न क्या है, एक प्रोसेस है। द लोएस्ट प्राइस बिड इज़ यूजुअली सिलेक्टेड, हमारे यहाँ होता क्या है, जो सबसे कम बिड डालता है उसको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं एज द विनिंग बिड। विनिंग बिड उसी को मिलती है जो सबसे कम कीमत पे काम करने को तैयार रहता है प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। डिपार्चर फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस बिड इनवाइट्स क्वेश्चन। अब डिपार्चर मीन्स प्रस्थान फ्रॉम लोएस्ट प्राइस बिड। लोएस्ट प्राइस बिड पे आप चीज़ों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिए हैं और आप उनसे उम्मीद करते हैं, एंड यू स्टिल बिलीव दैट दे आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर in terms of quality, so this is not going to happen. Questions and often an inquiry, so why depart? The winner use substandard materials, like materials which are not qualitative, जिनमें गुणवत्ता नहीं है, तो विनर क्या करता है, घटिया सामानों का इस्तेमाल करता है, एंड टेक्स लिबर्टी, और उसको स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी में स्वतंत्रता, विद द अप्रूव्ड प्लान, जो अप्रूव्ड प्लान होता है, इन ऑर्डर टू मेक मनी, उसके साथ वो पैसा बनाता है। इन मेनी टेंडर्स द बिडर्स कोल्यूड, कोल्यूड भी साठ गांठ करना, अमंग देमसेल्फ टू अलाउ अ कॉन्ट्रैक्टर टू कोट अ बिनिंग प्राइस अब द एस्टीमेट, और वो क्या करते हैं, टू जो बिनिंग प्राइस होती है और जो उनका एस्टीमेट होता है उसमें भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ठेकेदार ये मिलके क्या होते हैं, सारा पैसा खाते हैं और सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। द विनर यूजेस द मनी अबव द एस्टीमेट टू पे ब्राइब, और वो क्या करते हैं कि वो पैसा लेते हैं और ब्राइब मीन्स घूस देना। द विनर्स यूजेस द मनी, जो बिड पाता है जिसको काम मिलता है वो घूस क्या करता है, अबव द एस्टीमेट, वो एस्टीमेट में जो कुछ रहता है या जितनी भी धनराशि नियत होती है उस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा देता है, उसी में से। द डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेट्स आर प्रिपेयर्ड, क्या होता है, डिज़ाइन उसका, ड्राइंग और एस्टीमेट जो आकलन किया जाता है कितना धनराशि इस पर लगनी है, एंड सुपरवाइज्ड बाय पुअरली, और ये सब करता कौन है, बाय पुअरली क्वालिफाइड पर्सन, जो बिल्कुल उसके कॉम्पिटेंट नहीं होता है, जो उसके योग्य नहीं रहता है, वही ये सब करते हैं। द सीनियर ऑफिसर्स who have climbed the ladder, और जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं who have climbed, जो अपने पद पर किसी तरह जो है
पहुंच पाते हैं, दे आर नॉट अब्रीस्ड विद इम्प्रूवमेंट्स। अब्रीस्ड मीन्स होता है पूरी तरह अपडेटेड, टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड इन डिजाइन एंड मटीरियल, सॉरी, advanced construction technology and machinery and management practices that save labor, money and time। अब अगर पूरी तरीके से एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मशीनरी और मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाए तो उसमें सेव लेबर, मनी एंड टाइम, इन तीनों की बचत होती है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, द मेजर रीज़न इज़ पॉलिटिकल करप्शन। और मुख्य रीज़न क्या होता है? पॉलिटिकल जो करप्शन है। देयर इज़ कंपटीशन एमंग मिनिस्टर्स फॉर सो कॉल्ड लुक्रेटिव पोर्टफोलियोज। अब आप देखते हैं कि लुक्रेटिव, आकर्षक पोर्टफोलियो, लुक्रेटिव मीन्स होता है बहुत आकर्षक, जो मंत्रालय है उसके लिए क्या होता है? प्रतियोगिता होती है। देयर इज़ अ रेट कार्ड, और रेट कार्ड तय होता है कितना पैसा आप देंगे तब आप उस मंत्रालय को पाएंगे। सम डिपार्टमेंट्स एजेंसीज आर नोटोरियस, और कुछ जो डिपार्टमेंट की एजेंसियां होती हैं वो कुख्यात होती हैं। किस मामले में? फॉर डिप्लोरेबल एग्जीक्यूशन। डिप्लोरेबल मीन्स दयनीय, एग्जीक्यूशन मीन्स होता है जो एग्जीक्यूट करते हैं, काम करवाते हैं, ये उसके लिए विख्यात हैं। बट स्टिल दे आर गेटिंग टेंडर्स, दे आर गेटिंग वर्क्स, दे आर एम्प्लॉयड इन एनी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ any state government just employs such notorious agencies। PWD are at the top, और इसमें PWD टॉप पर है। DDA एंड इक्विवेलेंट बॉडीज़, इक्विवेलेंट मीन्स जो उसके समान बॉडीज़ हैं, दैट बिल्ड लो कास्ट हाउसिंग इन रियली कंक्रीट स्लम्स। वो क्या करते हैं? वास्तव में स्लम्स का ही निर्माण करते हैं। दे आर नियर द टॉप, हाईवेज एंड रेलवेज आर नॉट फॉर बिहाइंड। और यहाँ तक कि फार बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। रेलवे और जो हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, वह भी इसके जो है इससे इसमें पीछे नहीं है। वहाँ भी ये खेल होता है। कट द गार्डियन नॉट, कट द गार्डियन नॉट मीन्स होता है ये कठिन समस्या। ये एक फ्रेज़ है, कट द गार्डियन नॉट, कठिन समस्या। और ये बहुत बड़ी कठिन समस्या है। इट्स अ गार्डियन नॉट दैट कैन नॉट बी अननॉटेड, और इस तरीके से इसको दूर नहीं किया जा सकता। इट हैज़ टू बी कट, इसको पूरी तरह काटना होगा। दैट मीन्स फेजिंग आउट। फेज आउट मीन्स होता है किसी चीज़ को चरणबद्ध तरीके से हटा देना। द मीन्स फेजिंग आउट द पब्लिक एजेंसीज दैट बिल्ड पब्लिक गुड्स, मीन्स फेजिंग आउट ऑफ पब्लिक एजेंसीज। जो पब्लिक एजेंसियां हैं हमारे यहाँ, सार्वजनिक निर्माण की एजेंसियां हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से फेज आउट करना होगा। पास्ट एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सिस्टम हैव फेल्ड, और जो पुराने प्रयास इस संबंध में रहे हैं वो पूरी तरह फेल हो गए हैं। इफ़ अटेम्प्टेड अगेन, ये दोबारा अटेम्प्ट किया जाएगा, फेल अगेन। इस मीन जो सार्वजनिक निर्माण की एजेंसियां हैं उनको हम वी हैव ट्राइड अ लॉट टू मेक देम करेक्ट, but still we get the same result again and again. So the writer believes that if we do the same things, nothing we are going to get out of this course of action. On the contrary, और इसके होना क्या चाहिए? On the contrary, privatization and healthy competition have improved. Privatization, जो प्राइवेट कंपनियां आई हैं, एंड हेल्दी कंपटीशन, और स्वस्थ जो प्रतियोगिता है, हैव इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ पब्लिक गुड्स इन टेलीकम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम माइनिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। ये जितने भी हमारे क्षेत्र हैं विकास के, जो है जो नए नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं, इसमें सब प्राइवेट कंपनियां ही लगी हुई हैं। चाहे रेलवे हो, चाहे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन फील्ड हो, चाहे वो रोड हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे जो कुछ भी हो, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां ही लगी हुई हैं। एंड दे आर एक्सेलिंग, दे आर इवन सेटिंग न्यू पैरामीटर्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट
around the globe also. They are involved in African countries, in different countries, third world countries, where they are making their footprints, and they are also signing the Indian names. What is the way to forward in public construction? But writer says that this would be the way forward, that we should just give them free hand, like good the public sector companies, we should phase out them with private entity, like in India, you know, L&T, HCC, and several other companies which are just making mark in these sectors. So we should just give them proper importance, and we should just uh, create a healthy environment so that many other renowned companies can come and take part in the building of India and take our country to another level in terms of development, in terms of just uh, providing good infrastructural facilities to our country's people. So thanks a lot.